कुछ कहानियों में चांद की जबरदस्त शक्तियों की बात कही गई है। हमारे ऊपर भी उनका असर होता है। पहले अपोलो मून मिशन के बाद से ही ईगल लैंड कर चुका है। रिसर्चर्स ने स्ट्रक्चर्स की तलाश में चांद की तस्वीरों को खंगाल डाला और उन्हें कुछ बड़ी ही चौंकाने वाली बातें नजर आईं। अपोलो 11 जहां लैंड हुआ था, ये जगह उससे सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे देखकर ओबेलिस्क की याद आ जाती है। किसी ने चांद पर बहुत पहले कुछ तो बनाया था और वो पृथ्वी का रहने वाला तो बिल्कुल नहीं था। हो सकता है ये पूरे का पूरा ही आर्टिफिशियल हो। मेरा सवाल है, चांद को किसने बनाया था? मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हम इंसान अपनी रचना का श्रेय ईश्वर और सितारों से आने वाले दूसरे जीवों को देते रहे हैं। अगर उनकी बात सच हुई तो क्या उन परग्रहियों ने सचमुच हमारे इतिहास को गढ़ा था? और अगर ऐसा था तो क्या इससे जुड़े जवाब हमें पृथ्वी पर नहीं बल्कि चांद पर मिलेंगे? वो कौन थे? वो कहां से आए थे? वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो लौट कर आएंगे? एंशिएंट एलियंस, स्पेस स्टेशन मून। केप कनेवरल, फ्लोरिडा, 8 फरवरी 2016। नासा और लॉकहीड मार्टिन प्रोजेक्ट के मैनेजर्स ने ऐलान किया कि एक्सप्लोरेशन मिशन 1 की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें इंसान को लेकर ओरायन अंतरिक्ष यान चांद पर जाने वाला था। इसके बाद चीन, रूस और भारत की स्पेस एजेंसीज ने भी ऐलान कर दिया कि वो चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। 1972 में आखिरी अपोलो 17 के बाद अब इंसान पहली बार पृथ्वी की निचली कक्षा के पार जाने वाले थे। लेकिन अचानक ही लोगों की चांद में इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई और हम इंसानों को वहां तक वापस जाने में इतना समय क्यों लग गया? लिफ्ट ऑफ हो गया है। अपोलो 11 का लिफ्ट ऑफ हो गया है। ये है ट्रैंक्विलिटी बेस। ईगल लैंड कर चुका है। 20 जुलाई 1969। नील, हम देख सकते हैं कि आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। ठीक है, मैंने चेक कर लिया है। दुनिया भर के करीब 100 करोड़ लोगों ने अपने अपने टेलीविजन सेट्स पर अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को धीरे धीरे अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल की सीढ़ियों से चांद की सतह पर उतरते देखा। मैं पहुंच चुका हूं। इंसान का ये एक छोटा सा कदम इंसानियत के लिए बड़ी लंबी छलांग है। इन पलों को मानव सभ्यता के इतिहास की सबसे यादगार घटना के रूप में दर्ज कर लिया गया। पहली बार इंसान ने पृथ्वी के बाहर किसी जगह पर पैर रखे थे। आज जब अपोलो मिशन के बारे में सोचते हैं तब दिमाग में सबसे पहले अपोलो 11 से चांद की सतह पर उतरते नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही आते हैं। चांद पृथ्वी से करीब 3,54,000 किलोमीटर दूर है। दुनिया का बेहतरीन टेलीस्कोप भी पृथ्वी से वो नहीं देख सकता जो चांद की सतह पर खड़ा होकर कोई देख सकता है। चांद पर जाने के पहले नासा को कयामत की भविष्यवाणी करने वालों के अलावा कई और लोगों ने डराया था। सबको यही लगता था कि वैसी किसी जगह पर क्या होगा, वो पृथ्वी से बिल्कुल अलग जगह है। चांद पर किसी इंसान को भेजने की सोच तो हमारे दिमाग में तभी से है जब हमारे पास ऐसा कर पाने की टेक्नोलॉजी तक नहीं थी। जाहिर है, चांद पर जाने का मतलब था एक मिथोलॉजिकल दुनिया में जाना, किस्से कहानियों की जगह पर जाना, अजूबों से भरी जगह पर जाना, उस जगह जाना जहां से जन्नत का रास्ता जाता हो, और ऐसी जगह पर कदम रखना जो पृथ्वी नहीं थी। इंसान का जोश बढ़ाने के लिए वो पल बड़े यादगार थे। हालांकि अमेरिका ने इंसान को चांद पर भेजा, मगर इसे पूरी मानव सभ्यता की कामयाबी माना गया। अचानक ही साइंस फिक्शन की बात हकीकत बन गई और उसने हमारे लिए खोज के नए दरवाजे खोले। मैं तो मानता हूं कि हर सफर हमारे पहले कदम से शुरू होता है।
चांद हमारे लिए अंतरिक्ष में अपने सौर मंडल में जाने वाला पहला कदम था। ये सोचकर भी कितनी हैरानी होती है कि हम करीब 50 साल पहले किसी और ग्रह पर दूसरे ग्रह के जीव बन गए थे। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही चांद ने इंसानों को आकर्षित किया है। वो पृथ्वी के 1/4 जितना है और अभी तक तो रात के आसमान में सबसे अहम खगोलीय पिंड है। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 30 दिन लगते हैं। चांद की चमक की वजह उसकी कोई खास खूबी नहीं है, वो तो असल में सूर्य की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो चमकता है। चांद अलग अलग फेजेस में इसलिए नजर आता है क्योंकि पृथ्वी अपना चक्कर लगा रहे चांद की रोशनी रोक लेती है। इस वजह से उसे कभी सूर्य की बहुत तेज रोशनी मिलती है तो कभी बहुत ही कम। चांद की अहमियत बहुत ज्यादा है। उसी की वजह से टाइड्स आती हैं और उसी से समंदर में रहने वाले जीवों के जीवन में बदलाव आता है और वो पानी में रहने वाले जीवों से जमीन पर रहने वाले जीव बन जाते हैं। ये अपनी कक्षा में पृथ्वी के झुकाव को भी स्टेबलाइज करता है। अगर चांद नहीं होता तो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस से पृथ्वी के ध्रुव किसी नशे में धुत एक नाविक की तरह यहाँ वहाँ भटकते और शायद पृथ्वी जीवों के लिए बेहद मुश्किल होती, खासकर उन्नत जीवों के लिए, क्योंकि वो चांद के बिना तरक्की नहीं कर सकते थे। कितनी हैरानी की बात है कि चांद की वजह से पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ, लेकिन चांद खुद ऐसी जगह है जहां जीवन बहुत मुश्किल है। वहां सांस लेने लायक ऑक्सीजन नहीं है और वहां के तापमान में भी काफी फर्क आ जाता है। जब चांद की सतह सूर्य की तरफ होती है तो उसका तापमान जहां करीब 123 डिग्री सेल्सियस होता है तो साए वाले हिस्से का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वो एक बड़ा ही मुश्किल एनवायरनमेंट है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। इस वजह से अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो पूरी तरह से सील्ड होते हैं। वहां जाने पर चांद की सतह बहुत अहम हो जाती है क्योंकि वो पृथ्वी के करीब 6ठे भाग जितनी ही है। इसलिए जब हम उन शुरुआती अंतरिक्ष यात्रियों की ग्रेनी इमेजेस देखते हैं तो वो उसमें उछलते हुए से नजर आते हैं। और फिर चांद का अपना एटमॉस्फेयर भी नहीं है। चांद पर पहुंचने के बाद अंतरिक्ष यात्री अचानक ही उस ग्रह को देखने लगते हैं जिसके ऊपर वो खुद पड़े हुए हैं, पृथ्वी को, एक बिल्कुल अलग जगह से। वहां से वो देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में इंसान कितना छोटा सा जीव है और अंतरिक्ष यात्रियों पर इसका बड़ा गहरा असर होता है। चांद पर पहुंचना एक इतना अविश्वसनीय काम था कि आज भी बहुत से लोग यही मानते हैं कि ये पूरी घटना असल में किसी हॉलीवुड स्टूडियो के अंदर फिल्माई गई थी। मगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का कहना है कि हम न सिर्फ चांद पर उतरे थे बल्कि वहां हमें जो मिला वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। 1969 के अपोलो मून मिशन के दौरान चांद पर उतरने के बाद रेडियो ट्रांसमिशंस में 2 मिनट का बड़ा चौंकाने वाला गैप था। उन 2 मिनटों में क्या हुआ, इस बात ने कई विवादों को जन्म दिया। कोलंबिया ह्यूस्टन बोल रहा हूँ, रेडियो चेक, ओवर। कोलंबिया ह्यूस्टन बोल रहा हूँ, ओवर। कोई सुन रहा है? वैज्ञानिक और नासा के रिसर्चर ऑटो बाइंडर का कहना है कि कई हैम रेडियो ऑपरेटर्स ने मिशन कंट्रोल के साथ हुई कई खुफिया बातचीत को सुना था जो आम लोगों को नहीं बताई गई। अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर दूसरे ग्रह की चीजों को देखने की बात कही थी और उनमें सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक मुहाने के किनारे पर खड़ी एक उड़न तश्तरी जिसे वो देख सकते थे। सच तो ये है कि हर अंतरिक्ष यात्री का अपना एक अलग मेडिकल चैनल था। उस चैनल की बातें आम लोग नहीं सुन सकते और उसके जरिए वो बातें कही जा सकती थीं जो उन्हें आम लोगों को नहीं बतानी थी। इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि चांद पर उतरने के 30 मिनट बाद नासा में कहा जाने लगा, अरे सुनो, पता है उन्हें मुहाने के किनारे पर कुछ दिखा है। वो सब बड़े परेशान थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर जाएं या क्या करें। जब वो चांद से वापस लौटे थे तब के फीड को देखना बड़ा दिलचस्प है। वो खुशी के मारे ये कहते हुए उछल नहीं रहे थे कि ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव था, मैं चांद पर गया था। कोई ऐसा नहीं कह रहा था। वो बड़े ही शांत और परेशान लग रहे थे। सब नीचे देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उल्टी करने वाले हों, इतने परेशान थे वो।
क्या उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा था जिसे पाबंदियों की वजह से आम लोगों को नहीं बता सकते थे? मेरे ख्याल से अमेरिका कुछ ऐसा करने वाला था जो आज नहीं तो कल होने ही वाला था। दरअसल हमें पहली बार पता लगा है कि इंसान सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर भी चल सकता है। ये शुरुआत है एक नए युग की। अपोलो 11 के बाद नासा ने इंसानों के साथ चांद पर 6 और यान भेजे और उस मिशन का अंत हुआ 1972 में अपोलो 17 से। चांद के हमारे अभियानों के बारे में सबसे दिलचस्प सवाल यही उठता है कि हम अपोलो मिशंस के बाद फिर कभी चांद पर क्यों नहीं गए। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सोवियत संघ भी अपने अंतरिक्ष यात्री चांद पर भेज सकता था, लेकिन उसने किसी को भी नहीं भेजा। तो क्या ये कहा जा सकता है कि चांद के साथ कुछ एजेंसीज जुड़ी थीं? वो परग्रही या कोई और जीव थे जिन्होंने हमें चांद से दूर रहने को कहा था? क्या ये कहा जा सकता है कि उस समय चांद पर सिर्फ अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री ही नहीं थे? क्या इसी वजह से हम अपोलो 17 के बाद वहां कभी नहीं गए? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट एक और बड़ी संभावना की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि चांद ने पृथ्वी का चक्कर लगाना ऐसे ही नहीं शुरू किया था, बल्कि उसे बनाया ही इसके लिए गया था। क्या एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट की ये बात सही हो सकती है कि ज़ुलु मिथक सही हैं? क्या चांद को सचमुच हमारे अतीत में कहीं और से टो करके यहां लाया गया था? शायद इससे जुड़े कुछ और सबूत हमें उस वैज्ञानिक प्रमाण की जांच से मिले जिसमें कहा गया है कि चांद असल में खोखला है। जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है तभी से इंसान चांद को देखकर दंग रहा है। हालांकि उसके बारे में कई थियरीज दी गईं, मगर वैज्ञानिक आज भी दावे से ये नहीं कह सकते हैं कि ये खगोलीय पिंड आखिर बना कैसे था। जब मैं स्कूल में था तब कोई नहीं जानता था कि चांद कहां से आया है, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। ये एक बड़ी समस्या थी। उस वक्त लोग यही माना करते कि चांद किसी तरह से पेरेंट प्लैनेट की पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई बॉडी यहाँ है और एक दूसरी बॉडी आती है तो वो उस तरह से उनकी कक्षा में नहीं फंस सकती है। यहाँ समस्या थी बेसिक फिजिक्स की। इसी वजह से ये बात करीब 20 साल पहले तक एक पहेली बनी रही और तब एक नई थियरी आई कि प्रोटो अर्थ से हमारे सौर मंडल के इतिहास में बहुत पहले मंगल ग्रह जितनी बड़ी कोई बॉडी टकराई। वो टक्कर कुछ इस तरह की थी कि मंगल जितनी बड़ी वो बॉडी पृथ्वी के केंद्र में चली गई और पृथ्वी का कोर बन गई। लेकिन उस जबरदस्त टक्कर से उसके और भी ढेर सारे टुकड़े निकले जो साथ मिलकर चांद बन गए। चांद किस तरह से बना, इसके बारे में उन्होंने एक बड़ी ही अनोखी थियरी दी, क्योंकि बाकी की पारंपरिक थियरीज का कोई मतलब नहीं निकल रहा था। चांद के बनने के बारे में सबसे सही थियरी है जहां दो चीजों की बिल्कुल सही एंगल पर एक अद्भुत और भयंकर टक्कर हुई और उनसे मलबे की एक ऐसी बेल्ट बनी। मगर ये चांद इतना बड़ा था कि इसकी वजह से ग्रहण होने लगी। ये इतना बड़ा था कि सूर्य को पूरी तरह से ढक ले, मगर ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम थी। और साथ ही साथ ये बात बहुत परेशान करने वाली भी थी। सूर्य का व्यास चांद से करीब 400 गुना ज्यादा है और इत्तेफाक की बात यह है कि सूर्य करीब 400 गुना ज्यादा दूर भी है। यही वजह है कि पृथ्वी के आसमान में सूरज और चांद एक बराबर ही दिखते हैं और इसी वजह से ग्रहण भी लगते हैं। वो ऐसी कक्षा में है कि उससे हमारे सूर्य को ग्रहण लग सकता है और चांद का किसी इत्तेफाक से उस कक्षा में आने की संभावना भी लाखों करोड़ों में एक की है। ये इस बात का सबूत है कि चांद जिस कक्षा में हमारी इस पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है उसमें वो गलती से नहीं आया है। सूर्य ग्रहण के लिए बहुत जरूरी था कि चांद उसी साइज का हो जितना वो है, 2160 मील का।
वो अपने इक्वेटर पर ना तो 2161 मील का है, ना ही 2159 मील का। बहुत से लोग इसे इत्तेफाक की बात मानते हैं, लेकिन सच ये है कि यही उसका डिजाइन है। हम अपने ब्रह्मांड के जितने भाग को देख पाते हैं उसमें इस तरह के रिश्ते को या ऐसी किसी और बात की नकल नहीं दिखाई देती है। बाकी के चांद अपने मूल ग्रह की तुलना में काफी छोटे हैं। पृथ्वी का ये उपग्रह अपने साइज के लिहाज से न सिर्फ काफी करीब से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, बल्कि ये हमारे सौर मंडल का इकलौता ऐसा चांद है जो एक बिल्कुल गोल कक्षा में घूम रहा है। इसके अलावा कोई भी चंद्रमा वो काम नहीं कर रहा जो हमारा चांद पृथ्वी के लिए रहा है। हाल के कंप्यूटर सिमुलेशन से पता लगा है कि अगर चांद न होता तो पृथ्वी की कक्षा का झुकाव भी न होता जैसा कि आज है। तब शायद यहाँ वो मौसम भी नहीं होते जिन्हें आज हम देख रहे हैं। मौसम के बिना पृथ्वी पर रह पाना मुश्किल हो जाता। उस लिहाज से हमारा चांद बहुत बड़ा काम कर रहा है। उसके बिना शायद हम भी यहाँ कभी ना होते। चांद हमारी पृथ्वी के लिए कई बड़े ही अहम काम कर रहा है और हम शायद ये भूल गए हैं कि कहीं चांद को इस तरह से बहुत सोच समझकर तो नहीं बनाया गया। किसी ने उसे इन सब के लिए तो नहीं बनाया था। हमारा चांद बड़ा ही अनूठा है और अपने सौर मंडल में हमें ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती। वो हमारी पृथ्वी के लिए जो कर रहा है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसी की वजह से आज पृथ्वी रहने के लायक हो पाई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक से हुआ है या उसे जानबूझकर वहां पर रखा गया था? क्या उसे दूसरे ग्रह के जीवों ने बनाया था और कहीं ये एक पूरी तरह से प्लान्ड इवेंट तो नहीं है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट मानते हैं कि चांद का आकार और उसका उस जगह पर होना सिर्फ इत्तेफाक से तो नहीं हो सकता। उसे शायद दूसरे ग्रह के जीवों ने पृथ्वी के इतिहास से पहले बनाया था। सबूत के तौर पर वो उन प्राचीन लेखों की बात करते हैं जिनमें उस दौर की चर्चा है जब चांद नहीं था। 5वीं सदी ईसा पूर्व के रोमन और यूनानी लेखकों ने उस वक्त की बात कही है जब आसमान में चांद नहीं था। इसका जिक्र हिब्रू बाइबल में भी मिलता है और जुलू मिथक कहते हैं कि चांद को पृथ्वी पर सैकड़ों पीढ़ियों पहले लाया गया था। वोवानी और पेंको हमारे इतिहास के पहले के 2 जुलू देवता थे। जुलूस मानते हैं कि उन्होंने ही चांद बनाया था। उसके लिए उन्होंने एक विशाल स्काई ड्रैगन का अंडा चुरा लिया और उसे बीच से खोखला कर दिया, उसकी जर्दी निकाल दी और बाकी बचे हिस्से को आसमान में छोड़ दिया जो चांद बन गया। और जुलूस मानते हैं कि इंसानों पर निगरानी रखने के लिए चांद को वहां रखा गया था। जुलू मिथक बड़ा ही दिलचस्प है। हमने उसके बारे में पहली बार एक जुलू ओझा क्रेडो मूटवा से सुना था। उन्होंने कहा कि चांद को हमारी कक्षा में टो करके लाया गया है और जब ऐसा किया गया तब पृथ्वी पर जबरदस्त बाढ़ आई और ऐसी तबाही मची कि पृथ्वी की कक्षा भी बदल गई। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या चांद एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है? क्या चांद को कहीं और से लाया गया था और अब उसका इस्तेमाल परग्रही एक ऑब्जर्वेशनल बेस की तरह कर रहे हैं? क्या एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट की ये बात सही हो सकती है कि जुलू मिथक सही हैं? क्या चांद को सचमुच हमारे अतीत में कहीं और से टो करके यहां लाया गया था? शायद इससे जुड़े कुछ और सबूत हमें उस वैज्ञानिक प्रमाण की जांच से मिले जिसमें कहा गया है कि चांद असल में खोखला है। क्या यह कहा जा सकता है कि हमारा चांद असल में एक अंतरिक्ष यान है और क्या उसकी मदद से दूसरे ग्रह के जीव पृथ्वी पर नजर रख रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या वो जीव आज भी वहां होंगे? चांद की सतह पर अलग अलग आकार के लाखों ऐसे मुहाने हैं जो टक्कर से बने हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही है कि चांद पर कभी वो वायुमंडल ही नहीं रहा जो उसे अंतरिक्ष से होने वाले मलबे की बारिश से बचा सके। वहां हवा और बहते पानी जैसी वो कटाव वाली शक्तियां थी ही नहीं जिनसे चांद की सतह पर कोई असर होता और वहां ऐसी जियोलॉजिक गतिविधियां भी न के बराबर हुई हैं जो चांद के इतिहास में हुए नुकसान को छिपा सके।
जब हम उन मुहानों की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो साफ नजर आता है कि चांद की सतह पूरी तरह से सैचुरेटेड है और वहाँ मुहाने के अंदर मुहाने हैं और ये सिलसिला उनका आकार बहुत छोटा हो जाने तक चलता रहता है। चांद की सतह पर बने उन मुहानों में एक बड़ी दिलचस्प बात ये है कि उनमें से कुछ तो बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे, मगर गहराई में सब एक बराबर हैं। ऐसा किसी प्लैनेटरी बॉडी पर नहीं होना चाहिए, गहराई में अंतर होना चाहिए। फिर चांद के मुहाने की गहराई एक जैसी क्यों है? ये बड़ी चौंकाने वाली बात है और हम जो जियोफिजिक्स जानते हैं उसके लिहाज से ये संभव नहीं लगता। चांद पर कुछ मुहाने ऐसे हैं जो वैसे तो बिल्कुल नहीं हैं जैसे होने चाहिए थे। असल में वो काफी चौड़े मुहाने हैं और जिस जगह पर टक्कर हुई थी वहां वो कॉन्वेक्स हैं, जिसका मतलब है कि वहां तब भी चांद की सतह का उभार था, मगर ये बात समझ में नहीं आती। उन्हें देखकर यही लगता है कि चांद की सतह के नीचे कोई बहुत ही सख्त चीज है जो उन मुहानों को उससे ज्यादा गहरा होने नहीं दे रही थी, और इस तरह का काम कोई बेहद ठोस चट्टान ही कर सकती है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि चांद का मास इस तरह का है। हो सकता है कि वो कोई मेटल स्फीयर हो जो उसे आगे के नुकसान से बचा रहा हो। चांद पर बने मुहानों की एक जैसी गहराई कहीं इस बात का सबूत तो नहीं है कि चांद की चट्टान और धूल के नीचे एक धातु का अवरोध है? और अगर ऐसा है तो मेन स्ट्रीम के वैज्ञानिक इस बात को कबूल क्यों नहीं करते? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि अगर उन्होंने इसे सच मान लिया तो ये भी मानना पड़ेगा कि शायद चांद खोखला भी है। करना क्या है ह्यूस्टन? 20 नवंबर 1969। हम वापस लौट रहे हैं। अपने कमांड मॉड्यूल में लौटते समय कमांडर चार्ल्स कॉनरैड जूनियर और लूनर मॉड्यूल पायलट एलन बीन ने अपोलो 12 लॉन्च व्हीकल को छोड़ दिया जो चांद से जा टकराया। अपोलो 12 ह्यूस्टन, हमने लॉन्च व्हीकल को छोड़ दिया है। रॉजर। टक्कर के बाद एक बड़ी चौंकाने वाली बात हुई। कहते हैं कि चांद किसी घंटे की तरह बजने लगा था और वो करीब 1 घंटे तक बजता रहा। अपोलो 12 के यात्रियों ने एक टक्कर की बात कही। ये असल में वो टक्कर नहीं थी। उन्होंने लूनर मॉड्यूल के लिफ्ट ऑफ के लिए रॉकेट को डीऑर्बिट किया था। उसके क्रू ने लॉन्च व्हीकल को अलग करके उस जगह से टकरा दिया जहां पर उन्होंने एक साइज्मोग्राफ लगा रखा था। वो वाइब्रेट करने लगा, जो इस बात का सबूत था कि चांद की सतह कितनी सॉलिड है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चांद की सतह अचानक ही घंटे की तरह बजने लगी और करीब 1 घंटे तक बजती रही। डॉक्टर वर्नर फॉन ब्राउन उस वक्त नासा के प्रमुख थे और उन्होंने फैसला किया कि अपोलो 13 में हम रॉकेट के एक ज्यादा भारी हिस्से को जानबूझकर चांद की सतह से टकराएंगे, और ऐसा करने पर चांद की सतह करीब 3 घंटे तक किसी विशाल घंटे की तरह बजती रही, करीब 30 किलोमीटर की गहराई में। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी और ये बात आज भी बहुत से वैज्ञानिकों को हैरान किए हुए है। उनका अंदाजा था कि शायद चांद खोखला है क्योंकि चांद मुख्य रूप से बेसॉल्ट नाम की एक चट्टान का बना था। हालांकि वो काफी हल्की चट्टान होती है, मगर वो टक्कर को भी बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। और अगर पूरा चांद ही उस चट्टान का बना था, किसी बड़ी टक्कर के बाद उसे रिवर्बरेट नहीं करना चाहिए था। इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि ये कहना कि चांद खोखला है फिजिक्स की हमारी जानकारी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। 1966 में अपनी किताब इंटेलिजेंट लाइफ इन द यूनिवर्स में मशहूर वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने ब्रह्मांड में खगोलीय पिंडों के कॉम्पोजिशन के बारे में बिल्कुल नई अवधारणा दी। कार्ल सेगन ने बताया कि कोई भी नेचुरल सैटेलाइट बिल्कुल भी खोखला नहीं हो सकता। ये बड़ी हैरानी की बात थी क्योंकि अगर चांद खोखला नहीं है तो फिर वो वाइब्रेट कैसे कर रहा था? जाहिर है वो आर्टिफिशियल है। हो सकता है कि चांद का एक बहुत बड़ा हिस्सा खोखला हो। अगर ऐसा है तो जाहिर है कि वो कुदरती तौर पर तो नहीं होगा। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि किसके पास इतनी काबिलियत और ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो ऐसा कुछ कर सके।
जाहिर है ये काम दूसरे ग्रह के जीवों के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। क्या हम ये कह सकते हैं कि चांद न सिर्फ खोखला है बल्कि वो एक आर्टिफिशियल संरचना भी है? अगर ऐसा है तो क्या उसे परग्रहियों ने बनाया था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि हाँ, और उनका कहना है कि इस बात का सबूत है वो रिसर्च जिसके मुताबिक चांद असल में एक अंतरिक्ष यान है। मॉस्को, रशिया, जुलाई 1970। चांद के अलग अलग मिशन से मिली जानकारी का कई साल तक अध्ययन करने के बाद दो सरकारी वैज्ञानिकों मिखाइल वासिन और अलेक्जेंडर शुबकोव ने स्पुतनिक मैगजीन में एक लेख लिखा और चांद के बारे में अपनी बड़ी चौंकाने वाली राय दी। उनके मुताबिक चांद को शायद दूसरे ग्रह के जीवों ने बनाया था और हमारे अतीत में वही उसे पृथ्वी पर लाए थे। दो रूसी फिजिसिस्ट वासिन और शुबकोव ने कहा कि चांद एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट हो सकता है। उनकी इस सोच की सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि चांद खोखला है। हम ये तो जानते हैं कि फिजिक्स के किसी भी नियम के तहत कोई ग्रह खोखला नहीं हो सकता, और इसका मतलब है कि चांद एक आर्टिफिशियल, एक इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट है। ये लेख बड़ा ही चौंकाने वाला था। असल में उन्होंने हमारी उस सोच को ही पूरी तरह बदल दिया था जो हम चांद के बारे में आज तक मान रहे थे। चांद पर बने मुहानों की अधिकतम गहराई के आधार पर वासिन और शुबकोव ने कहा कि चांद की सतह करीब 4 किलोमीटर मोटी है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना था कि चांद की धूल में मुख्य रूप से क्रोमियम, टाइटेनियम और जर्कोनियम है। अपने लेख में वासिन और शुबकोव ने लिखा कि किसी बहुत बड़े आर्टिफिशियल सैटेलाइट को तापमान के विपरीत असर, खगोलीय रेडिएशन और उल्का पिंडों के हमले से बचाने के लिए बड़े से बड़े विशेषज्ञ भी शायद इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने खुद ही कहा कि ये बात बड़ी अटपटी सी लगती है, मगर उन्होंने जो कैलकुलेशंस किए और बाकी की मैथमेटिक्स से वो इसी फैसले पर पहुंचे कि उनकी थ्योरी सही है। हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज से जुड़े थे और वहां उनका नाम खराब हो सकता था। मुझे तो नहीं लगता कि कोई खुद 100% कन्विंस हुए बिना ऐसा कोई लेख छपवा सकता है। हो सकता है असल में वो पूरा ऑब्जेक्ट आर्टिफिशियल ही हो, और अगर वाकई ऐसा है तो मेरा सवाल है कि चांद को किसने बनाया, उसे वहां किसने रखा और कब रखा। उन रशियन साइंटिस्ट्स की थ्योरी ये थी कि चांद एक अंतरिक्ष यान है, उसके अंदर इंजन्स भी हैं, मगर उन्होंने बाहर से चांद को उस चांद जैसी लगने वाली चीज से ढक दिया है। वैसे तो ये भी एक अंदाजा ही है, मगर इतना तो समझ में आता ही है कि उन्होंने अपने यान को इस तरह से ढका हुआ है कि वो अपने आप में एक कुदरती चीज नजर आए। वासिन और शुबकोव का वो लेख छपने के बाद कई और रिसर्चर्स ने भी उनकी थ्योरी का समर्थन किया। 1975 में डॉन विल्सन ने आर मिस्टीरियस स्पेसशिप मून लिखी। 1976 में जॉर्ज लेनेट ने समबडी एल्स इज ऑन द मून लिखी, और इन किताबों में कई और एनोमलीज की बातें थीं। उन्हें कई और बड़ी चौंकाने वाली चीजें नजर आई थीं। मिसाल के तौर पर चांद के मटेरियल का मिनरल और मेटालिक कॉम्पोजिशन ऐसा था जो पृथ्वी पर नजर नहीं आता है, और चांद की उम्र हमारे सौर मंडल की उम्र से कहीं बड़ी लग रही थी। इसीलिए उन्हें लगा कि चांद को कहीं और से वहां लाया गया था। बहुत से लोगों ने ये बात कही कि चांद असल में एक अंतरिक्ष यान है और उसे कहीं और से लाकर उस कक्षा में छोड़ दिया गया था। अब तो इस बात के पुख्ता सबूत भी हैं कि चांद एक मॉडिफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट हो सकता है। कई प्राचीन कहानियां उस वक्त की हैं जब आसमान में चांद नहीं था। कई ऐसी कहानियां भी हैं जिनमें कहा गया है कि चांद को कहीं और से वहां लाया गया था, और फिर आज के दो रूसी वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं कि शायद चांद को कहीं और से वहां लाया गया है। तो इससे वो प्राचीन कहानियां सही लगती हैं, और मैं
उन्हें सही मानता हूं। इन बातों का तो यही मतलब निकलता है कि हमारा चांद असल में एक बहुत बड़ा खोखला अंतरिक्ष यान है, जिसे हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए एक खास कक्षा में डाला गया था और उसके अंदर शहर बसे हुए थे और कई दूसरे स्ट्रक्चर्स भी बने हुए थे। मुझे तो ये बात बिल्कुल सही लगती है। मैं तो यही कहूंगा कि चांद वाकई एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल स्पेसशिप है और उसे पृथ्वी की निगरानी के लिए वहां पर रखा गया है। क्या मैं इस बात पर यकीन न करूं कि चांद एक फॉरेन ऑब्जेक्ट, एक स्पेसशिप, एक डेथ स्टार है? इन बातों से इंकार नहीं किया जा सकता। क्या ये कहा जा सकता है कि हमारा चांद असल में एक अंतरिक्ष यान है और क्या उसकी मदद से दूसरे ग्रह के जीव पृथ्वी पर नजर रख रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या वो जीव आज भी वहां होंगे? क्या ये कहा जा सकता है कि चांद की सतह पर सिर्फ वो संरचनाएं ही नहीं हैं, बल्कि वहां कुछ अनोखी गतिविधियां भी हो रही हैं? ऐसी गतिविधियां जिनसे पता लगता हो कि आज भी चांद पर दूसरे ग्रह के जीव रहते हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि ऐसा ही है और उनके मुताबिक इससे जुड़े सबूत हमें चांद के अंधेरे हिस्से में मिल सकते हैं। नवंबर 1966 चांद पर अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के पहुंचने से 3 साल पहले ऑर्बिटर 2 नाम का अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में पहुंच गया था। उसका काम था चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेना ताकि अपोलो मिशंस के लिए सही लैंडिंग साइट्स का चुनाव किया जा सके। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर ने रिसर्चर्स का ध्यान खींचा, जिसमें उन्हें कई नुकीले खंभों के साए नजर आ रहे थे। 20 नवंबर 1966 को नासा के प्रोब लूनर ऑर्बिटर 2 ने जिस जगह की तस्वीरें ली, वो इलाका सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में था, उस जगह से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर, जहां पर अपोलो 11 ने लैंड किया था। मगर उस इलाके में चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां जो आर्किटेक्चर थे वो दिखने में बिल्कुल ओबेलिस्क जैसे नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर 8 खंबे थे और वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि उनमें से सबसे ऊंचा खंबा एक ओबेलिस्क था जो करीब 15 मंजिल ऊंचा था और वो दिखने में मिस्र के ओबेलिस्क जैसे नजर आ रहे थे। पर सवाल था कि वो चांद पर क्या कर रहे थे। चांद पर वो अनोखी चीजें नजर आई थीं। उनमें से वो खंबे सबसे अनोखे थे क्योंकि खगोल विज्ञानियों का अंदाजा था कि वो खंबे इतने ऊंचे थे कि वो वहां बन ही नहीं सकते थे, वो भी कुदरती रूप से। जाहिर है वो आर्टिफिशियल थे, क्योंकि चांद पर तो करीब 450 करोड़ साल से लगातार उल्का बरस रहे हैं। ऐसे में वहां बास्केटबॉल से बड़ी किसी भी चीज का उस तरह से खड़े रह पाना असंभव था। अंदाजा ये लगाया गया कि नासा को इस बात की जानकारी थी, इसलिए उसने पहले ही वहां एक मिशन भेज दिया ताकि अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर मौजूद उन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स की जानकारी हो। शुरू कर दी जाए। ओके ईगल, काम हो गया। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री जब चांद की सतह पर उतर रहे थे, तभी उन्होंने एक बड़ा अजीब सा कंप्यूटर अलार्म सुना। 1202 अलार्म बजा। मशहूर 1202 कंप्यूटर अलार्म। किसी को नहीं पता था कि वो क्या है और वो कहां से आया था। कंप्यूटर के लिए भी ये जानकारी हैरान करने वाली थी, क्योंकि लूनर मॉड्यूल के पायलट बज ऑल्ड्रिन ने लूनर लैंडर के रेडार्स चला दिए थे। उसमें 2 रेडार्स लगे थे, एक साइड पर नजर रखने वाला और दूसरा डॉकिंग रेडार। ये भी कह सकते हैं कि एक नीचे देख रहा था और एक साइड में देख रहा था। अब अगर चांद की सतह पर कुछ भी नहीं था, वहां आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स नहीं थे, वहां 10 से 20 मंजिल जितने ऊंचे खंबे नहीं थे, तो उन्होंने साइड रेडार क्यों चलाया था? उसकी कोई वजह नहीं थी, लेकिन ऑल्ड्रिन ने उसे चलाया था क्योंकि वो जानते थे कि नासा को पता है कि वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे वो टकरा सकते हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि नासा को चांद पर मौजूद उन संरचनाओं की जानकारी थी
1960 में नासा ने ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट से एक रिपोर्ट मंगवाई थी कि वहां पर परग्रही चीजों के मिलने की कितनी संभावनाएं हैं। रिसर्चर्स मानते हैं कि उस रिपोर्ट के नतीजों को देखकर उन्होंने तय कर लिया था कि मून मिशन से पहले वो वहां मिली किसी भी परग्रही चीज के बारे में कोई जानकारी आम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे डर बढ़ जाएगा। सबसे पहले अपोलो मून मिशंस के बाद से ही रिसर्चर्स नासा और रूस से मिली तस्वीरों में उन स्ट्रक्चर्स को ढूंढने लग गए। उन्हें कुछ बड़ी चौंकाने वाली चीजें दिखाई दी। उन्हें देखकर यही लगता था कि क्या चांद पर परग्रही थे और उन्होंने ही उस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए थे। हम उन्हें आज भी देख सकते हैं, जबकि नासा के वैज्ञानिक उन्हें आज भी जेन्युइन नहीं मानते हैं। मगर चांद की सतह पर मिली उन संरचनाओं जितनी ही चौंकाने वाली थी उन लाइट्स और अनोखी हरकतों की रिपोर्ट्स जो वहां नजर आई थीं। चांद की सतह से समय समय पर निकलने वाले रिफ्लेक्शंस को तो हम 100 साल से भी ज्यादा वक्त से देख रहे हैं, और उनमें ही एक है मशहूर एस्ट्रोनॉमर फ्रांसिस बेली की 1835 की रिपोर्ट। उस घटना को अपोलो 11 के क्रू ने भी देखा था। खिड़कियों के बाहर घना अंधेरा छाया था। तभी मैंने एक तेज रोशनी देखी और एक लाइन नजर आई। उसके बाद फिर से वही दोबारा हुआ। हम उन्हें फ्लिकर फ्लैशेस कह रहे थे। मैंने सबसे पूछा, तुम लोगों को कुछ अलग नजर आया? तुम्हें फ्लैशेस नजर आए? नील ने कहा, हाँ मुझे करीब 100 दिखे। तुमने क्या देखा माइक? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। वो ये बता सकता है कि वो क्या था? तो सबने कहा नहीं। क्योंकि हम वापस घर लौट रहे हैं। अब उसकी फिक्र किसी और को करने दो। इन चीजों के बारे में नासा ने खुद अपने ट्रांजिएंट लूनर एनोमलीज कैटलॉग में बताया है, और उन घूमती हुई लाइट्स, धुएं के गुबार और उन चीजों को दिखाया है जिन्हें चांद की सतह पर नहीं होना चाहिए था। इन सब से तो यही लगता है कि चांद पर आज भी एक परग्रही समाज रह रहा है। क्या ये कहा जा सकता है कि चांद की सतह पर सिर्फ वो संरचनाएं ही नहीं हैं, बल्कि वहां कुछ अनोखी गतिविधियां भी हो रही हैं? ऐसी गतिविधियां जिनसे पता लगता हो कि आज भी चांद पर दूसरे ग्रह के जीव रहते हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि ऐसा ही है, और उनके मुताबिक इससे जुड़े सबूत हमें चांद के अंधेरे हिस्से में मिल सकते हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि चांद के दूसरे छोर पर कुछ एक्टिव बेसिस हैं? कुछ खुफिया सैनिक बेसिस ही नहीं, बल्कि परग्रही बेसिस भी। अगर ये बात सही है, तो जब आम लोगों को चांद की पूरी हकीकत का पता लगेगा, तब क्या होगा? चांद रात के आसमान में सबसे ज्यादा स्पष्ट नजर आने वाला खगोलीय पिंड है, मगर हम उसके सिर्फ एक ही हिस्से को देख पाते हैं, क्योंकि वो भी पृथ्वी के साथ घूमता रहता है। इसका मतलब है कि वो अपनी धुरी पर उतनी देर ही घूमता है जितनी देर में पृथ्वी का एक चक्कर लगा ले। इस वजह से हम उसका सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाते हैं, और चांद की करीब 41% सतह कभी नजर नहीं आती। चांद भी पृथ्वी के साथ सिंक्रोनस रोटेशन में घूमता है। ऐसा पृथ्वी और चांद की ग्रेविटी की वजह से होता है, और हम चांद का सिर्फ एक हिस्सा देख पाते हैं, सिर्फ वो हिस्सा जो हमारा जाना पहचाना है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, तब वो एक दूसरे में एक तरह से फेज लॉक हो जाते हैं। ऐसे में उसका सिर्फ एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी की तरफ होता है। चांद के घूमने से जो टाइडल लॉकिंग होती है, उससे उसका सिर्फ एक ही हिस्सा हमें नजर आता है। इसकी वजह से अंदाजे भी लगाए जाने लगे, क्योंकि इस तरह से चांद पर ऐसे बड़े इंस्टॉलेशंस बनाए जा सकते थे जो पृथ्वी से नजर नहीं आए। हाइपोथेटिकली चांद का दूसरी तरफ का हिस्सा बेस बनाने के लिए बेहतरीन है, और कई साइंस फिक्शन में इस बात की चर्चा भी की गई है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने दावा किया कि उन्हें एक बेस पर ले जाया गया जिसका नाम था लूनर ऑपरेशंस कमांड, और वो चांद के दूसरे छोर पर था। वो बेस भी वहां मौजूद कई ऐसे बेसेस में से एक था जहां से कई सारे सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं और परग्रही सभ्यताएं अपना काम कर रही हैं। अपोलो मिशंस ने
चांद की सतह की सर्वेलेंस फोटोग्राफ्स ली थीं और उनमें से कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो स्ट्रक्चर्स लगती हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि चांद के दूसरे छोर पर कुछ एक्टिव बेसिस हैं? कुछ खुफिया सैनिक बेसिस ही नहीं बल्कि परग्रही बेसिस भी। अगर ये बात सही है तो जब आम लोगों को चांद की पूरी हकीकत का पता लगेगा तब क्या होगा? जब हमें चांद के बनने की सच्चाई का, चांद पर चल रही गतिविधियों का और वहां पर मौजूद स्ट्रक्चर्स का और वहां मौजूद उन जीवों का पता लगेगा जो चांद पर रहते हैं, तब पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों का दिमाग हिल जाएगा और उसके बाद हम आसमान में देखकर कहेंगे कि हमारी पृथ्वी की कक्षा में एक परग्रही चीज है और हम उसकी हकीकत जान जाएंगे। अभी तक विज्ञान ने ऐसी कोई वजह नहीं दी है जिससे ये कहा जा सके कि चांद कोई परग्रही अंतरिक्ष यान नहीं है और उसे इंसान की मदद के लिए परग्रही कहीं और से यहाँ नहीं लाए। कुछ लोग तो इसे बड़ी ही डरावनी बात मानते हैं। क्या अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर जो देखा था उसमें से सब कुछ आम नहीं किया गया है? क्या वहां हमें बस्ती बसाने के सबूत मिल सकते हैं या इस बात के कि चांद खुद एक आर्टिफिशियल चीज है? क्या इसी वजह से हम वहां वापस नहीं गए? शायद आने वाला मून मिशन जो करीब 40 साल में पहला मिशन होगा वो इस रहस्यमय खगोलीय पिंड की गुत्थी सुलझा दे और हमें अपने परग्रही अतीत के बारे में भी बता दे।